पहले रिकॉर्डिंग हो रही थी सर? फर्स्ट लेक्चर में हुई थी, सेकंड से जब से सर स्टार्ट नहीं, हुआ इसमें नहीं, मेरा रिकॉर्डिंग ख्याल नहीं हो ये रही। ऑप्शन ही नहीं आ रहा। अभी शुरू हुई है, आपने की है। अभी शुरू हुई है सर। बेटा आप पहले बोलते ना, अब तो सारा लेक्चर भी आपने करवा दिया, उसके बाद आप बोल रहे हो कि रिकॉर्डिंग नहीं हुई। चलें खैर, ओके चलें, वो आई थिंक शायद रिकॉर्डिंग का जो बटन है वो प्रेस नहीं हो सका था। चलें अब यहीं से मैं स्टार्ट करता हूँ दोबारा, जो हम लोगों ने स्टार्ट किया। अब जो प्रेजेंटेशन वाली रिकॉर्डिंग है फिर वो शो नहीं हुई होगी, तो वो फिर अब आप ऐसे स्लाइड्स ले लीजिए, क्योंकि मुझे याद नहीं रहा बटन प्रेस करने का रिकॉर्डिंग का। जी बेटा, तो सेंट्रल बैंक का जो फंक्शन होता है, जो हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे, कि वो क्या फंक्शन होता है आपका, कि आपने जो मेन काम होता है बेटा इसका, वो मनी सप्लाई होता है। मनी को कंट्रोल करना होता है कि आपने सप्लाई ऑफ मनी कैसे उसको कंट्रोल करना है। इसके बाद मैंने बोला बेटा इसके जो फंक्शन होते हैं, इसमें जो सबसे पहला फंक्शन आता है दैट इज मोनोपोली ऑफ नोट इशू। कि इनकी बेटा अपनी एक मोनोपोली होती थी। पहले जो बैंक्स होते थे, हर बैंक के पास ये ऑप्शन होती थी कि वो नोट इशू कर सकता है, हर बैंक जो था वो नोट इशू कर सकता था। लेकिन बाद में बेटा प्रॉब्लम ये आई कि हर बैंक को जो है वो मैनेज करना मुश्किल हो गया। तो उसके बाद फिर क्या किया गया कि ये जो काम दिया गया वो सेंट्रल बैंक को दे दिया गया कि सिर्फ ओनली वन बैंक है जो नोट इशू करेगा, और फिर वही जो बैंक है वो आगे इस नोट जो पैसा इशू किया होगा, इसकी जो सर्कुलेशन है, इसकी जो सप्लाई है, उसका जिम्मेदार होगा। लेकिन इससे पहले जो पास्ट में होता था उसमें बेटा हर बैंक के पास, मतलब समझ लीजिए जिस तरह कोटा सिस्टम होता था कि फलां बैंक इतने इशू कर सकता है, फलां बैंक इतने इशू कर सकता है। बट द डिफिकल्ट इज दैट बेटा कितने बैंक्स को मैनेज करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था। लेकिन सेंट्रल बैंक आने के बाद डेफिनेटली बेटा यहाँ पे एक यूनिफॉर्म सिस्टम आ गया। एक ही सिस्टम के तहत फिर जो है वो नोट इशू होते हैं। और उसके बाद फिर आपको पता बेटा जब भी नोट इशू करने होते हैं तो उसके बैक एंड के ऊपर आपको पैसा जो होता है वो रिजर्व करना होता है। तो जब आपने पैसा रिजर्व रखना होता है तो उसकी जब पैसा बेटा हमने रिजर्व करना होता है उसकी बैक एंड के ऊपर, तो जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जब हम नोट इशू करते हैं तो हम गोल्ड रिजर्व करते हैं, तो फिर एक ही जगह पे हम रिजर्व करते थे। वरना पहले वक्त में ये था कि हर बैंक के पास कोटा होता था, फिर कोटे के हिसाब से गोल्ड रिजर्व करना पड़ता था। तो सेंट्रल बैंक का सबसे पहला जो फंक्शन है बेटा वो एक समझ लें कि यूनिफॉर्म सिस्टम आ गया जिसके जरिए आप नोट इशू कर सकते हैं एक ही जगह पे रख के। ओके, बैंकर टू द स्टेट बेटा, जो सेंट्रल बैंक होता है ये स्टेट का बैंक होता है। स्टेट को अगर लोन की जरूरत पड़ती है, स्टेट को अगर पैसों की जरूरत पड़ती है, तो ये जो बैंक है ये लोन भी प्रोवाइड करता है स्टेट को। जिस तरह अक्सर आप आजकल न्यूज के अंदर सुनते हैं कि जी गवर्नमेंट ने इतने मिलियंस का लोन ले लिया, गवर्नमेंट ने जो है वो स्टेट बैंक से डेली बेसिस के ऊपर इतना लोन ले रही है। तो बेसिकली बेटा जो स्टेट बैंक होता है ये गवर्नमेंट को लोन भी प्रोवाइड करता है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट लोन प्रोवाइड नहीं करता डेफिनेटली बेटा, इसके ऊपर भी जो होता है उसके ऊपर वो इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करता है डेफिनेटली। लेकिन वो जो इंटरेस्ट होता है वो कौन पे करती है, वो आपकी स्टेट पे करती है इंटरेस्ट जो है। ओके, बाकी इसकी डिटेल पढ़ लीजिएगा, मैं आपको सिर्फ मेन चीजें बता रहा हूँ बेटा इसके अंदर। ओके, बैंकर्स बैंक बेटा डेफिनेटली ये बैंकरों का भी बैंक होता है। मीन दैट जितने भी बैंक इसके अंडर आते हैं ये उनका भी बैंक है। और इसका अंदर बेटा जो बेसिकली फंक्शन होते हैं वो तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है ये बैंक्स के साथ जो है वो करता है। नंबर 1 कस्टोडियन ऑफ द कैश रिजर्व। डेफिनेटली बेटा जो भी पैसा डिपॉजिट होता है मुख्तलिफ बैंकों के अंदर ये उसका कस्टोडियन होता है। अगर आप देखें तो जितना भी पैसा आपके डेली बेसिस के ऊपर बेटा बैंकों के अंदर जमा होता है वो पैसा सारे का सारा शाम को देखिए एक वैन आती है और वो वैन के अंदर पैसा चला जाता है। तो बेसिकली वो जो आपका सेंट्रल बैंक होता है वहां पे पैसा जाके जमा हो जाता है। तो ये डेफिनेटली बेटा अगर खुदा न खासा किसी बैंक के साथ कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी बैंक के साथ कोई चोरी हो जाती है, तो सेंट्रल बैंक इज रिस्पॉन्सिबल। मीन दैट कि ये कस्टोडियन होता है, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसकी गारंटी होती है कि इसने बाकी बैंक्स के साथ भी डील करना है। तो फिर डेफिनेटली बेटा इसके थ्रू भी जो है वो पेमेंट होती है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट बेटा ये आखिरी ऑप्शन होती है आपके पास। डेफिनेटली अगर खुदा न खासा किसी बैंक को फ्लॉप हो रहा है, बैंक फेल हो रहा है या बैंक के पास सही तरह से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा और अगर बैंकों को हेल्प की जरूरत पड़ती है तो बेटा ये बैंक उनको भी हेल्प आउट करता है, उनको फंड्स प्रोवाइड करता है। तो ये लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट भी होता है। मीन दैट कि उनको भी फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं और ये आपकी आखिरी उम्मीद होती है बैंकों की। और क्लियरिंग एंड सेटलमेंट डेफिनेटली बेटा अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, मुख्तलिफ बैंकों के साथ कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो कस्टमर जो है वो डायरेक्टली स्टेट बैंक से भी जो है वो रब्ता कर सकते हैं कि जी फलां बैंक के अंदर में ये प्रॉब्लम ये इश्यूज आ रहे हैं सेटलमेंट के अंदर। तो फिर ये जो सेटलमेंट के इश्यूज हैं ये उनको भी बेटा डील करता है और फिर ये आपकी सेटलमेंट्स भी करवाता है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मुख्तलिफ बैंकों के साथ। ये बेटा इसका थर्ड फंक्शन है जो कि मुख्तलिफ बैंकर्स के साथ ये परफॉर्म करता है। ओके बेटा, क्रेडिट कंट्रोल डेफिनेटली बेटा जितने भी लोन वगैरह प्रोवाइड किया जाता है उनको भी ये कंट्रोल करता है। डेफिनेटली आपने बेटा कि एक हाथ से ज्यादा लोन भी नहीं देना, प्रोवाइड करना है, क्योंकि बेटा अगर आप देखें बैंक से अगर एक हाथ से ज्यादा लोन प्रोवाइड करेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। जिस तरह ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर एक प्रॉब्लम आई थी, वो प्रॉब्लम क्या आई थी कि बैंकों ने अंधाधुंध जो है वो लोन देना शुरू कर दिया। जब उन्होंने बहुत ज्यादा लोन दे दिए तो बाद में जब पैसा रिकवर नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ कि बैंक बहुत से जो बैंक से वो डूब गए, यानी बैंकों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा।
इसी तरह बेटा यहाँ पे जो आपके सामने जो ये मैंने बात की कि आपके क्रेडिट को कंट्रोल करता है, तो बेसिकली ये बैंक है, ये आपको बताता है कि जी आपने कितनी कितनी रेशियोज रिजर्व रखनी है, ये भी जो भी पॉलिसीज वगैरह होती है उसके मुताबिक आपने क्रेडिट प्रोवाइड करना है। एक इतनी अमाउंट से ज्यादा आप क्रेडिट नहीं दे सकते, एक लिमिट होती है, उस लिमिट से ज्यादा आपने एक्सीड नहीं करना। आप कितना रिस्क ले सकते हैं, हम रिस्क मैनेजमेंट का भी सब्जेक्ट पढ़े, उसमें भी आपको पता है कि हम लोग क्रेडिट रिस्क भी पढ़ते हैं, ऑपरेशनल रिस्क भी पढ़ते हैं, मार्केट रिस्क भी पढ़ते हैं, कितना रिस्क आप ले सकते हैं मैक्सिमम। अगर आप उन रेशियोज को बेटा फॉलो नहीं करेंगे तो बैंक आपके ऊपर जो है वो डेफिनेटली पेनल्टी चार्ज कर सकता है और आपको मुख्तलिफ किस्म के जो है वो फाइन जो है वो किए जा सकते हैं। अब ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है सेव गोल्ड रिजर्व अगेंस्ट एक्सटर्नल एंड इंटरनल ड्रेन्स। डेफिनेटली बेटा ये गोल्ड रिजर्व करता रखता है। इसके अलावा मेंटेन स्टेबिलिटी इन द प्राइस लेवल ऑफ द कंट्री। अगर आपको लगता है कि प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है तो ये मनी सप्लाई को कंट्रोल करके आपकी जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करता है। अगर लगता है कि मुल्क के अंदर जो पैसा बहुत ज्यादा हो गया है, यानी सर्कुलेशन ऑफ मनी बहुत ज्यादा हो गया, तो ये पैसा बीच में से उठा के मार्केट से उसको उसकी सप्लाई को कम भी कर सकता है। और इसी तरह अगर आपको लगता है कि मुल्क के अंदर फंड्स की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, तो ये नई नोट इशू करके मुल्क के अंदर जो सप्लाई है उसको प्रोवाइड भी किया कर सकता है। देन बेटा अचीव स्टेबिलिटी इन फॉरेन एक्सचेंज। तो आपके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं, जो हमने जिस तरह अक्सर सुना जाता है कि इतने बिलियंस रह गए हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इतने मिलियन इतने बिलियंस रह गए, तो बेसिकली ये उसके ऊपर भी चेक करता है कि हमने कितने जो है वो रिजर्व्स रखने हैं। और बेटा इन्हीं रिजर्व्स की बेस के ऊपर फिर बाद में आप नोट वगैरह भी इशू करते हैं। मेंटेन लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। तो वही वाली बात बेटा जो क्रेडिट क्रिएशन की बात की थी थोड़ी देर पहले, जो प्रेजेंटेशन हुई थी उसके अंदर भी यही बताया गया था कि आपने क्रेडिट क्रिएशन इस तरह से करनी है कि जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है कंट्री के अंदर वो इंक्रीज हो। ये ना हो कि पैसा सिर्फ चंद लोगों के हाथों में रह जाएगा, सिर्फ पैसा चंद लोगों के हाथों में रहेगा और वही लोग तरक्की करते रहेंगे, तो बाकी जो छोटे लेवल के ऊपर लोग अगर उनके ऊपर पैसा नहीं जाएगा तो वो बेटा वो कारोबार नहीं कर सकेंगे। जिस तरह आजकल हमारी गवर्नमेंट कहती है जी कि हमने जो छोटे लेवल तक है उसको पैसा पहुंचाना है, जी वहां पे हम पैसा पहुंचाएंगे, वहां तक हमारा पैसा जाना चाहिए। जिस तरह अक्सर इमरान खान कहता है कि गरीब लोगों को हमने जो है वो लोन प्रोवाइड करने हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लोन देंगे ताकि वो अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सके छोटे लेवल के ऊपर। तो ये भी बेटा स्टेट बैंक का जो फंक्शन होता है, तो उसकी कोशिश होती है कि जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है वो निचले लेवल तक जाए, सिर्फ और सिर्फ चंद हाथों के अंदर ना रहे। ओके बेटा, मिसलेनियस फंक्शंस होते हैं इसका, वो उसके अंदर आपके सामने बेटा ये लिखे हैं उसमें कौन कौन से होते हैं। ये आपकी एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट को भी डील करता है, जिस तरह एग्रीकल्चर लोन्स वगैरह होते हैं, तो किसी जिस तरह हमारे मुल्क जो बेटा एग्रीकल्चर कंट्री है, तो स्टेट बैंक की कोशिश होती है कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो भी जी क्लीन बेटा। सर बट मिसलीनियस कहाँ पे यूज होता है, इसका मतलब कर बता दीजिएगा। बेटा मिसलेनियस का मतलब होता है इसके अलावा जो छोटे मोटे फंक्शंस होते हैं वगैरह वगैरह, जिसे नहीं हम कहते हैं जी सर। जो ऊपर हमने मेन फंक्शंस बयान किए, उसके अलावा जो छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं उसके बारे में बात कर रहा है। जी सर। जिस तरह हम अक्सर कहते हैं ना कि फॉर एग्जांपल दिस वन और ये, तो ये मिसलेनियस फंक्शंस आप कह लें कि जिसके अलावा जो छोटे छोटे फंक्शन होते हैं वो ये भी परफॉर्म करता है। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो बेटा इसको स्पेशल असिस्टेंस दी जाती है, उसकी रीजन क्या होती है? उसकी रीजन ये होती है कि हमारी कंट्री जो बेटा वो एग्रीकल्चर लैंड है, आपको पता है। तो अगर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप होगा तो हमारी जो इकोनॉमी है वो स्टेबल होगी। अगर आपको याद हो तो पिछले तो दौर गुजरा था, उसमें हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको बहुत बुरी तरह जो है वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और हमारी जो एग्रीकल्चर ग्रोथ थी वो ना होने के बराबर थी। फिर अगले बजट के अंदर हमने एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बहुत सा पैसा रखा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पैसा भी हम यूज नहीं कर सके, उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सके। आजकल भी देख रहे हैं आपके एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर टिड्डी दल का बेटा हमला हुआ है। अब उन किसानों को जरूरत है डेफिनेटली बेटा, उनको फंड्स चाहिए स्प्रे करने के लिए। अब अगर हमारा जो बैंक्स है अगर उनको फंड्स प्रोवाइड नहीं करते, अगर उनको लोन की जरूरत है स्प्रे के लिए तो वो लोन प्रोवाइड नहीं करते, तो अगेन बेटा आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको बहुत ज्यादा लॉस फेस करना पड़ेगा और वो फेस कर भी रहे हैं किसान वगैरह, जैसे कि अभी आपके सामने था भी कि वो लोग थे वो लॉस फेस भी कर भी रहे थे। They act as an agent of international institution like IMF and World Bank. Definitely बेटा, अगर आप IMF और वर्ल्ड बैंक से ऊपर से लोन वगैरह लेते हैं तो उसके ऊपर एक एजेंट का काम करता है। तो जितना भी फंड्स वगैरह बाहर से ट्रांसफर होता है वो आपके सेंट्रल बैंक के थ्रू ट्रांसफर होता है। अगर आपको कोई लोन की अमाउंट आती है, कोई एड्स की अमाउंट आती है, कोई अदर अमाउंट्स आपको आती है कंट्री के अंदर, जिस तरह अक्सर आप लोगों के, जिस तरह आप सऊदी अरब गए थे, सऊदी अरब वालों ने आपको 3 मिलियन जो वो है आपको डॉलर्स प्रोवाइड किया कि हेल्प के तौर पे फलां कंट्री में गए, उसमें आपको इतने मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिले हेल्प के तौर पे। आजकल कोरोना आया हुआ उसके ऊपर आपको डॉलर्स मिल रहे हैं आईएमएफ की तरफ से, वर्ल्ड बैंक की तरफ से। तो ये सारे का सारा जो पैसा है ये आपके सेंट्रल बैंक के थ्रू जो है वो ट्रांसफर होता है गवर्नमेंट को। तो और फिर गवर्नमेंट जो है वो आगे उसको फर्दर यूटिलाइज करती है जिस तरह भी यूटिलाइज करना होता है। तो ये एज एजेंट के तौर पे भी काम करता है कि दूसरे मुल्कों के साथ इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये एजेंट के तौर पे भी काम करता है। ये नहीं कि जो बाहर से पैसा आएगा वो सभी बैंकों में डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक सेंट्रल बॉडी है ये आपकी,
और इसी के अंदर जो है वो सारी की सारी चीजें आती हैं और फिर इसी के थ्रू आगे जो है वो ट्रांसमिट की जाती हैं आगे फर्दर जगहों पे। Okay, in many cases, the central bank maintain Department of Research and Statistics and Public Information of Monetary Banking nature for public health. बिल्कुल वैसा ऐसे ही है। आप देखें मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्ट्स इशू होती हैं बेटा सालाना के तौर पे, इकोनॉमिक का हमारा सर्वे होता है। इसके अलावा बेटा स्टेट बैंक जो है मुख्तलिफ किस्म के छोटे छोटे ऑडिट प्रोजेक्ट्स करवाता है, रिसर्च वगैरह करवाता है। और ये रिसर्च किस मकसद के लिए होती है कि आपकी जो जनरल पब्लिक है उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। ओके बेटा, तो डिस्कस कर रहे थे ये मुख्तलिफ किस्म की बेटा रिसर्च वगैरह भी करवाता रहता है। जिस तरह आप लोग सर्वेज वगैरह आते हैं तो ये फंडिंग करता है, इवन के रिसर्चर्स को हायर करता है ताकि जिस तरह आजकल बेटा बहुत सारी जो कंट्रीज हैं जहाँ पे कोरोना वायरस आया हुआ है तो वो कोरोना वायरस के ऊपर रिसर्च करवा रही है, इवन बैंक्स करवा रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए, क्या क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं कि कोरोना वायरस के जरिए जो है वो अपने जो इन चीजों को मेंटेन कर सके ताकि इनको बाद में जो है हमारे जो बैंकिंग सिस्टम के अंदर जो कस्टमर्स को प्रॉब्लम आ रही है उनको हम कैसे रिजॉल्व कर सकें। तो ये मुख्तलिफ किस्म की रिसर्चेज होती हैं जो कि आपका स्टेट बैंक जो है वो करवाता रहता है तो वो लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो ये सारी की सारी चीजें भी बेटा जो है स्टेट बैंक जो है वो करवाता रहता है वक्तन फवक्तन। तो इसके सर्वेज वगैरह करवाते रहते हैं लोगों से मुख्तलिफ किस्म की ताकि लोगों के पास जो है वो इन्फॉर्मेशन रहे। ओके बेटा, ये आपके डिफरेंसेस हैं बेसिकली जो सेंट्रल बैंक होता है और आपका जो कमर्शियल बैंक होता है। कमर्शियल बैंक को हम काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं। तो जो मेन डिफरेंसेस होते हैं बेटा सेंट्रल बैंक के अंदर और कमर्शियल बैंक के अंदर ये 1 by 1 यहाँ पे गिवन किए हुए हैं। सेंट्रल बैंक इज द प्रिंसिपल बैंकिंग बेटा, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सेंट्रल बैंक एक प्रिंसिपल बैंक होता है जो कि जितने भी अदर बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक्स हो गए, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट बैंक्स हो गए, उसके अंदर एग्रीकल्चर बैंक्स हो गए, उसके अंदर आपके जो सेविंग जो आपके जो ये आपके शॉर्ट लेवल के ऊपर लोन प्रोवाइड करते हैं वो वाले बैंक्स हो गए। कोई भी किसी किस्म का भी जो बैंक हो गया बेटा समझ लें कि इनका हेड ऑफ बैंक होता है, ये उनका एक हेड होता है, प्रिंसिपल बैंकिंग होती है। कमर्शियल बैंक के अंदर बेटा आपके शॉर्ट टर्म क्रेडिट्स होते हैं, एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल, जिस तरह भी हमने बात की कि लोगों से पैसा लेते हैं और आगे फर्दर जो है वो मुख्तलिफ लोगों को पैसा प्रोवाइड करते हैं लोन की फॉर्म के अंदर। सेंट्रल बैंक का बेटा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता बल्कि वो सर्कुलेशन ऑफ मनी होता है, पैसे को जो है वो सर्कुलेट करना होता है। ये अपने बेटा माइक म्यूट करें। The principal aim of commercial bank is to earn profit। बेटा जितने भी बाकी बैंक्स होंगे बेटा उनका जो मेन पर्पस होता है वो प्रॉफिट अर्निंग होता है। तो मैं ये नहीं कि कमर्शियल जो सेंट्रल बैंक है उसको प्रॉफिट्स नहीं होते, उनको भी प्रॉफिट्स होते हैं डेफिनेटली। वो जब गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड करते हैं या अदर बैंक्स को लोन प्रोवाइड करते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट लोन प्रोवाइड नहीं करते, उनके ऊपर वो भी इंटरेस्ट लेते हैं, उनको भी प्रॉफिट होता है। लेकिन बेटा मेन ऑब्जेक्टिव उनका प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, मेन ऑब्जेक्टिव उनका सर्कुलेशन ऑफ पैसा होता है कि मनी को हमने सर्कुलेट करना है इस तरीके से कि सब लोगों के पास वो पैसा पहुंचे और वो पैसा जो हमारी इकोनॉमी को डेवलप करे, लोगों के लिए जॉब क्रिएशन करे, अनएम्प्लॉयमेंट मुल्क के अंदर खत्म हो, हमारी जो इकोनॉमी है वो डेवलप हो। ये बेसिकली उसके जो है मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सेंट्रल बैंक इज ओन एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। डेफिनेटली बेटा जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं जनरली आपके जो ओनर्स होते हैं। बेटा दो लोगों ने हैंड रेज किया जी, एनी क्वेश्चन? खुर्रम बेटा आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी सर जब जो उनसे कमर्शियल बैंक है जब उनको लोन की जरूरत होती है, वो पैसों की जरूरत होती है, वो सेंट्रल बैंक से पैसे लेते हैं। सर जो सेंट्रल बैंक उनकी हेल्प आउट करता है वो इंटरेस्ट बेस पे होता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है? नहीं, इंटरेस्ट बेस्ड होता है बेटा। देखिए अगर फ्री ऑफ कॉस्ट करना शुरू कर देगा ना बैंक तो बेटा हर बैंक को प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी, ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करना शुरू करेंगे तो अगर किसी बैंक को नहीं भी प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तो बेटा पैसा मिल रहा है वहां से सेंट्रल बैंक से, तो आपको क्या जरूरत पड़ी है कि आप जो है वो पैसा इस्तेमाल करें, वो तो आप तो हर वक्त सेंट्रल बैंक से पैसे लेते रहेंगे। इंटरेस्ट होता है लेकिन वो इंटरेस्ट एज कम्पेयर टू इतना ज्यादा नहीं होता कि आप उसको हैंडल ना कर सके, वो माइनर से अमाउंट होती है। यानी फॉर एग्जांपल अगर मार्केट में 10% चल रहा है तो मे बी जो कमर्शियल बैंक्स के साथ जो इंटरेस्ट रेट है इट डिपेंड्स कि वो कितने के ऊपर आपको देते हैं, लेकिन देते जरूर है। इसीलिए तो मैंने बोला कि इनका जो मेन पर्पस होता है वो प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता। अगर आप देखें तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे उन्होंने ये लिखा प्रॉफिट मेकिंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑल्दो दे डू अर्न प्रॉफिट, फिर भी उनको प्रॉफिट होता है। और बेटा वो कहाँ से होता है? फिर इसी वजह से होता है कि वो जो लोन वगैरह अब गवर्नमेंट लोन लेती है तो आपका क्या ख्याल है, गवर्नमेंट को ये फ्री ऑफ कॉस्ट लोन देती है, हालांकि पैसा तो गवर्नमेंट का ही है, बैंक भी गवर्नमेंट का ही है, तो गवर्नमेंट चाहे तो फ्री ऑफ कॉस्ट ले ले, लेकिन बेटा इंटरेस्ट इसलिए लिया जाता है कि गवर्नमेंट को पता हो कि हमने पैसे वापस करने हैं।
वरना बेटा लोग पैसा फ्री में अगर मिल जाए तो फिर लोग पैसे वापस करने के बारे में इतनी जल्दी सोचते नहीं। जब इंटरेस्ट पड़ता रहेगा तो आपको थोड़ा याददाश्त रहेगी कि मैंने पैसे वापस करने। जी कलीम बेटा आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी सर। सर मैंने यही पूछना था कि जैसे हम जैसे सर बैंक का दिवालिया हो जाता है, इसी तरह जब बैंक का दिवालिया हो जाता है सर, हम अपने सेंट्रल बैंक के साथ अपने क्लेम कर सकते हैं कि हमारी इतनी सेविंग है, हमें हमारी सेविंग क्लियर करें। तो सर अगर बैंक के ऊपर, बैंक की किसी भी ब्रांच के ऊपर अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई डकैती वगैरह हो जाती है, तो इस सिलसिले में हम उसी बैंक से क्लेम करेंगे या फिर हम स्टेट बैंक के पास जाएंगे क्लियरेंस के लिए? मैं बेटा ये बात पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि खुदा ना खास्ता इस किस्म का इशू आता है तो डेफिनेटली वो जो ब्रांच होती है वो तो रिस्पॉन्सिबल है ही है, लेकिन कस्टोडियन ऑफ मनी कौन है बेटा? आपका सेंट्रल बैंक है। तो डेफिनेटली बेटा वो ब्रांच प्लस स्टेट बैंक ये दोनों मिलकर बेटा उस चीज को जो है वो हैंडल करेंगे और आपका जो पैसा है वो आपको वापस मिलेगा, क्योंकि बैंक फिर अपने ऊपर भी थोड़ा सा लेता है, थोड़ा फिर सेंट्रल बैंक भी अपने ऊपर लेता है। क्योंकि देखिए ना, वो जो कहते हैं ना कि एक गारंटर होता है, जिस तरह सेंट्रल बैंक का समझ लें कि हमारा एक गारंटर है, तो अगर छोटे घर में चोरी हुई तो बेटा फिर जो गारंटर है उसको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना। तो फिर जो कमर्शियल बैंक है प्लस जी वो सर। अपनी प्रॉफिट में से भी देगा जो उन्होंने कमाया, इतने साल से कमा ही रहे हैं ना, प्लस फिर स्टेट बैंक बेटा थोड़ी हेल्प आउट करता है उनको। लेकिन वो डेफिनेटली पहले वो चेक करेगा कि क्या मसला हुआ था, चोरी क्यों हुई, वो जो भी उनके कार्रवाई होगी उसके बाद ही फिर डिसीजन होता है। लेकिन ये कि आपका पैसा सेव होता है, ये नहीं कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे आपको जरूर मिलेंगे जिनकी चोरी हुई होती है पैसे। ठीक है सर। ठीक हो गया जी बेटा? एनी अदर क्वेश्चन? ओके, मैंने बोला बेटा जो सेंट्रल बैंक है इसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं बेटा डेफिनेटली इसमें कोई भी आपका ऑनर हो सकता है, बाहर से प्राइवेट बंदा भी हो सकता है, कोई कंपनी भी ऑनर हो सकती है जो कि उस बैंक को चला रही होती है। सेंट्रल बैंक इज अ नॉन कंपीटिंग यूनिक इंस्टीट्यूशन, डेफिनेटली बेटा इसका कोई कंपेटिटर नहीं होता है, एक ही बैंक है। जबकि कमर्शियल बैंक बेटा आपको पता है कि मार्केट के अंदर आपको हंड्रेड्स ऑफ आपको ब्रांचेस मिलेंगे, मुख्तलिफ एक बैंक उसकी 100 ब्रांचेस है, तो आपको वहां पे कंपटीशन नजर आएगा। एंड डेफिनेटली बेटा जब कंपटीशन होगा तो फिर वहां पे जो सर्विस है वो भी बेहतर होगी। जब सर्विस बेहतर होगी तो कस्टमर है उनको जो सर्विसेज हैं वो अच्छी प्रोवाइड की जाएंगी। अगर आपको पता हो, आप अभी भी देख लें, अगर हम गवर्नमेंट बैंक में जाते हैं और प्राइवेट बैंक में जाते हैं तो आपको ह्यूज डिफरेंस नजर आता है सर्विसेज का। हालांकि है तो बैंक ही, वहां भी आपको लोन मिलेगा, वहां भी आपको लोन मिलेगा, लेकिन जो सर्विसेज की सेटिस्फेक्शन है वो प्राइवेट बैंक्स में आपको ज्यादा नजर आएगी एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट बैंक्स। ओके जी, इसके बाद देयर इज ओनली वन सेंट्रल बैंक इन द कंट्री, डेफिनेटली बेटा जो आपके कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो एक से ज्यादा हो सकते हैं, वो बहुत सारे होते हैं। सेंट्रल बैंक इज द ओनली एजेंसी इन द कंट्री इंटरेस्टेड विद द पावर ऑफ इशुएंस ऑफ नोट्स। तो बेटा सिर्फ सेंट्रल बैंक होता है, 6 डिस्कस कर रहा हूँ, जिसके पास करेंसी इशू करने की पावर होती है, जबकि कमर्शियल बैंक जो होते हैं उनके पास करेंसी इशू करने की पावर नहीं होती। द सेंट्रल बैंक इज द लैंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट, जो हम पहले भी डिस्कस करके आए हैं। लैंडर ऑफ द मनी मार्केट भी होता है बेटा, अगर मनी मार्केट के अंदर आपको पैसा चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर आपने बॉन्ड्स वगैरह इशू करने हैं, आपने डिबेंचर्स वगैरह इशू करने हैं, गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ गई, तो गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल बैंक के थ्रू जो है वो नोट्स इशू करवाती है। जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले भी हमने बात की थी प्रेजेंटेशंस के अंदर, क्रेडिट क्रिएशंस के अंदर, वो आई थिंक अब मुझे याद नहीं, वो जो पहली प्रेजेंटेशन हुई थी उसमें उन्होंने बताया था कि डिबेंचर इशू किए जाते हैं, बॉन्ड इशू किए जाते हैं। तो ये जो है ये सेंट्रल बैंक जो है, अगर गवर्नमेंट बेटा को बॉन्ड वगैरह इशू करते हैं किसी फॉरेन कंट्री के अंदर, तो वो सेंट्रल बैंक के थ्रू जो है फिर वो इशू करवाए जाते हैं आपके। ओके बेटा, सेंट्रल बैंक की कोई फॉरेन ब्रांच नहीं होती, कमर्शियल बैंक्स की जो बेटा फॉरेन ब्रांचेस हो सकती हैं। द सेंट्रल बैंक इज मेनली द बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, और कमर्शियल बैंक जो होता है बेटा वो बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट नहीं होता, वो गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं कर रही होती। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं बेटा, इसको पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद ये था हमारा जो सेंट्रल बैंक से रिलेटेड कुछ चीजें थी। तो हमारा जो सेंट्रल बैंक है बेटा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। अब आपने करना यह है कि जब नेक्स्ट क्लास हमारी स्टार्ट होगी तो आप ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को पढ़ के ये थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में बताएगा, ये कब बना था, कैसे बना था, उसकी हिस्ट्री क्या थी, ये आप लोगों ने खुद पढ़ लेना है। इसके अंदर ऐसा कोई इतनी लंबी चौड़ी चीज नहीं होगी, मैंने आपको सेंट्रल बैंक के बारे में मेन जो चीजें वो एक्सप्लेन कर दी हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये वही चीजें होंगी जो सेंट्रल बैंक की चीजें हैं। बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट है, ये देखिए आपके सामने लिखा है, एजेंट टू द गवर्नमेंट होता है, तो बैंकर्स बैंक होता है जो पीछे पढ़ा के हैं सेंट्रल बैंक का। तो बेसिकली हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। तो जो पीछे हम लोग अभी चीजें पढ़ के आए हैं सारी की सारी वही चीजें हैं। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट एंड बैंक रेट, ये आपके सामने जो इंटरेस्ट रेट्स वगैरह होते हैं ये इनको भी कंट्रोल करता है। क्रेडिट कंट्रोल, ये हम फिर इसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे, क्रेडिट कंट्रोल ये कैसे किया जाता है और मेथड क्या होता है क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए। तो
मार्केट में लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो बेटा एक हद से ज्यादा आपने लोन प्रोवाइड नहीं करना, ये भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि अगर आप एक हद से ज्यादा लोन प्रोवाइड करेंगे तो वो भी नुकसानदेह है, और लेकिन अगर आप बिल्कुल भी लोन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो भी नुकसानदेह चीज है। तो दोनों चीजों को आपने प्रॉपर मेंटेन करके चलना है। तो यहाँ से बेटा हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास के क्रेडिट को हम कैसे कंट्रोल करते हैं और उसके कौन कौन से मेथड होते हैं क्रेडिट को कंट्रोल करने के। जी बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग सेंट्रल बैंक फंक्शंस। नो सर। सर अब मुझे दोबारा देनी पड़ेगी प्रेजेंटेशन, हिना ने नहीं दी तो? नहीं, आपकी प्रेजेंटेशन होगी बेटा, जिन लोगों ने प्रेजेंटेशन दे दी इट्स ओके, जिन लोगों की रह गई बेटा वो प्रेजेंटेशन बस खत्म होगी उन लोगों की, उनको मार्क्स नहीं लगेंगे डेफिनेटली। आपने अपना पोर्शन बेटा प्रेजेंट कर दिया तो इसका मतलब है कि आपकी प्रेजेंटेशन हो चुकी है। आपके साथ इसी तरह आपकी पिछली प्रेजेंटेशन के अंदर भी कुछ ग्रुप मेंबर्स है जो अभी तक नहीं आए और एक एक बंदे ने प्रेजेंटेशन दी, वो ये समझते हैं कि बड़ा नॉन सीरियस एक्ट है, कौन सा किसी ने पूछना है हमसे। तो ये बेटा आई थिंक सो कि आपको आइडिया हो जाएगा। बस ये गलती ये हुई कि आप लोगों की रिकॉर्डिंग नहीं मैं स्टार्ट कर सका शुरू लेक्चर में, तो आपके क्लास जो रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी आपकी प्रेजेंटेशन की, लेकिन ये है कि आप प्रेजेंटेशन शेयर कर लीजिएगा आपस में जो प्रेजेंटेशन आज हुई हैं। तो मैं वैसे ग्रुप के अंदर भी शेयर कर दूंगा सारी की सारी प्रेजेंटेशन, तो आप लोग आपस में भी शेयर कर लें। तो जो जो चीज बेटा आपको चाहिए होगी, मतलब उसके अंदर कोई प्रॉब्लम होगी तो यू विल डिस्कस विद मी एंड इट्स अ पार्ट ऑफ योर कोर्स आउटलाइन, और ये आपकी कोर्स आउटलाइन का हिस्सा भी हो। तो आपने इसी के जरिए जो है वो आप लोगों ने पेपर के अंदर आपको इनमें से कुछ क्वेश्चन भी आ सकते हैं पूछने के लिए। अंडरस्टैंड बेटा? जी सर। वो फिर जब पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे देन आई विल टेल यू कि आपने किस तरह से इसको बताना है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो बेटा यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन एनी वन ऑफ यू। नो सर। नो सर। ठीक हो गया? चलें बेटा फिर यहीं पे स्टॉप करते हैं और फिर इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास है वो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि क्रेडिट क्रिएशन के वो जो मेथड्स हैं वो कैसे हैं, किस तरह से हमें लोन देना चाहिए और पैसे को हम किस तरह से सर्कुलेट जो है वो करेंगे। तो बाकी जो हमारी रिस्क मैनेजमेंट है बेटा उसके ऊपर भी हम कुछ प्रेजेंटेशन सेशन रखेंगे, लेकिन फिलहाल जो भी मेरे कुछ एक दो लेक्चर्स रहते हैं, मेरी कोशिश है कि पहले मैं कोर्स वाइंड अप कर दूं रिस्क मैनेजमेंट का। तो बैंक इसका तो हमारी प्रेजेंटेशन सेशन खत्म हो गया, इसका हमने कोर्स स्टार्ट कर दिया है, तो ये कोर्स इंशाल्लाह मैं वाइंड अप कर दूंगा अगली 3-4 क्लासेस या 5 जो भी 1-2 वीक्स आएंगे हमारे नेक्स्ट 2-3 वीक्स के अंदर, इसका भी कोर्स वाइंड अप हो जाएगा कंज्यूमर बैंकिंग का भी। तो नोट्स मैंने आपको साथ शेयर किए हुए हैं, ये वाले नोट्स आपने पढ़ते रहना है, इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। ठीक हो गया बेटा? ओके देन, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ सर।